आदाब नमस्कार, मैं रिदा खानम। आप देख रहे हैं सियासत टीवी पर हिंदी समाचार। एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। बाबा सिद्दीकी हत्याकांड को लेकर संजय राउत का शिंदे सरकार पर हमला। वक्फ बिल का जिक्र कर मौलाना अरशद मदनी ने कहा, ऐसे खतरों से निपटना है जरूरी। गुजरात में 5000 करोड़ की 518 किलो कोकीन बरामद। दिल्ली गुजरात पुलिस की बड़ी कार्रवाई। जम्मू कश्मीर में 5 विधायकों को मनोनीत करने के खिलाफ याचिका पर बोला सुप्रीम कोर्ट, कहा हाई कोर्ट जाओ। यूपी के बहराइच में हिंसा, हाथ में डंडे हथियार, दंगाइयों ने चुन चुन कर फूकी दुकानें। योगी आदित्यनाथ सरकार का बड़ा फैसला, कानपुर में भाजपा कार्यकर्ताओं के खिलाफ 9 साल पुराना मुकदमा होगा वापस। बिहार एनडीए में फिर तकरार, आमने सामने हो गई भाजपा और सीएम नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू। इजरायली बेस पर हिजबुल्लाह का ड्रोन हमला, 4 जवानों की मौत और 60 से ज्यादा घायल। अब समाचार विस्तार से। थोक मुद्रास्फीति में इस बार बढ़त देखी गई है और ये पिछले महीने यानी कि सितंबर में बढ़कर 1.84% पर आ गई है। इससे पिछले साल के समान यानी कि अगस्त 2023 में ये 1.13% पर रही थी। वहीं सितंबर 2024 में थोक महंगाई दर 26% पर रही थी। खाद्य उत्पादों की महंगाई दर में बढ़त के चलते मुख्य तौर पर ये महंगाई दर तेज हुई है। खाने पीने के सामान की महंगाई दर खास तौर से बढ़ी है और 9% के पार निकल गई है। इस साल सितंबर में थोक खाद्य महंगाई दर बढ़कर 9.47% हो गई है। सरकारी आंकड़ों से पता चलता है कि खाने पीने की कीमतें जो रिटेल और थोक महंगाई दरों में बड़ा वेटेज रखती हैं, वो सितंबर के महीने में खासी बढ़ोतरी दिखा चुके हैं। अगस्त में जो थोक खाद्य महंगाई दर 3.26% थी, वो बढ़कर सितंबर में 9.47% हो गई है। सितंबर में फ्यूल एंड पावर की कीमतों में गिरावट आई और पिछले महीने में 0.67% की तुलना में 4.05% पर आ गई, जो बड़ा आंकड़ा है। इसके पीछे की वजह अच्छे मानसून के चलते देश के ज्यादातर इलाकों में बारिश हुई और मौसम सुहावना रहा, जिसके चलते बिजली और ईंधनों की डिमांड कम रही। इस डिमांड के कम होने का असर थोक फ्यूल एंड पावर सेगमेंट की दरों पर देखा गया और ये नीचे आई है। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव से पहले मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की महायुति सरकार की संभवतः अंतिम बैठक हुई। इस बैठक में महाराष्ट्र की जनता के लाभ के लिए बड़े फैसले लिए गए हैं। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने राज्य मंत्रिमंडल में कई ऐसी घोषणाएं की जिससे प्रदेश वासियों को राहत मिलने वाली है। इनमें हल्के वाहनों का टोल टैक्स फ्री करने का निर्णय शामिल है। मुंबई एंट्री पॉइंट पे महाराष्ट्र से लोग आते हैं और मुंबई एंट्री पॉइंट पर टोल नाका पर ट्रैफिक जाम होती थी। लोगों की मांग पिछले कई सालों से थी और कई लोग कोर्ट में भी गए थे और उसमें कोर्ट में जाने वाला मैं भी हूँ। तो आज मुझे समाधान भी है, खुशी भी है कि आज मैं मुख्यमंत्री के कार्यकाल में, हमारे महायुति सरकार के कार्यकाल में आज ये लाखों जो कार प्रवासी है, लाइट मोटर प्रवासी है, उनको टोल में से माफी दी गई है और निश्चित रूप से इससे उनका समय बचेगा, पोल्यूशन कम होगा और यहाँ पर ट्रैफिक नहीं होगा और इसलिए फ्यूल बचेगा और इसलिए ये बहुत बड़ा एक ऐतिहासिक निर्णय, ये मास्टर स्ट्रोक है। और इसीलिए हम लोग जब पहले लाडली बहन योजना की, लाडला किसान योजना की, लाडला भाई योजना की, अभी ऐसे लाडला हमारा प्रवासी। महाराष्ट्र में छोटे वाहन चालकों के लिए बड़ी खुशखबरी है। विधानसभा चुनाव से पहले शिंदे कैबिनेट ने बड़ा ऐलान किया है। राज्य सरकार ने मुंबई में प्रवेश करने वाले सभी 5 टोल बूथों पर हल्के मोटर वाहनों के लिए टोल शुल्क को पूरी तरह से माफ करने की घोषणा की है। ये नियम आज रात 12 बजे से लागू हो जाएगा। विधानसभा चुनाव की आचार संहिता लागू होने से पहले इसे महायुति सरकार का मास्टर स्ट्रोक माना जा रहा है। इसी कड़ी में शिवसेना यूबीटी नेता प्रियंका चतुर्वेदी ने प्रतिक्रिया दी है। महाराष्ट्र को कर्ज में डुबोने के बाद 1.9 लाख करोड़ जो हमारे महाराष्ट्र के हर महाराष्ट्रवासी पे कर्ज है, उसके बाद 1300 जीआर 10 दिन में 1300 जीआर में लाखों करोड़ों की लूट करने के बाद
40,000 करोड़ कॉन्ट्रैक्टर्स का अपने पास रखने के बाद, महिलाओं को असुरक्षित माहौल देने के बाद, मुंबई में पूरा लॉ एंड ऑर्डर व्यवस्था हो या महाराष्ट्र में लॉ एंड ऑर्डर व्यवस्था हो, उसको पूरा खत्म करने के बाद अब एक नया उन्होंने निर्णय लिया है। कुछ घंटे अब रह गए हैं चुनावी प्रक्रिया शुरू होने में, महाराष्ट्र में मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लगने में। आज कल या परसों में इलेक्शन अनाउंस होने वाले हैं। तो लास्ट मिनट डेस्परेट मेजर, डेस्परेट मूव एक लिया था लाड़की बहन योजना जब जब डिफीट हो चुकी थी। एक है जब वो जानते हैं कि आने वाले समय में डिफीट होने वाली है। इन्होंने मुंबई के जो टोल्स हैं उन 5 टोल्स को हटा दिया है आज रात के 12 बजे से। ये वैसे ही है जिस तरीके से सत्ता के में रहने के लिए पूरी कोशिश कर रहे हैं कि कैसे हम सत्ता में कायम रहें। एक कहते हैं डिफीट के बाद निर्णय लिया गया है, एक इम्पेंडिंग डिफीट की वजह से निर्णय लिया गया है। पर जो भी है ये स्पष्ट कर रहा है कि ये सरकार घबराई हुई है और ये सरकार जानती है कि इनके दिन अभी कुछ ही दिनों के हैं। 4 दिन की चांदनी जो थी अब अमावस की रात होने को। शिवसेना यूबीटी से सांसद संजय राउत ने एक बार फिर से मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि शिंदे की सरकार महाराष्ट्र के लिए कलंक है। देवेंद्र फडणवीस तो किसी काम के हैं नहीं। मैंने पहले भी कहा था कि इस सरकार के आने के बाद मुंबई में गैंगवार और अंडरवर्ल्ड की ताकत बढ़ सकती है। संजय राउत ने आगे कहा कि सरकार को अंडरवर्ल्ड का भी समर्थन प्राप्त है और ये गुजरात से चलाया जा रहा है। आज गुजरात में 5,000 करोड़ रुपए की ड्रग्स जब्त की गई है। इसका मतलब है कि देश में 50,000 करोड़ रुपए की ड्रग्स पहले ही वितरित की जा चुकी है। 5,000 करोड़ का ड्रग्स आज गुजरात में जब्त हुआ है। कौन से पोर्ट पर चेक कर लीजिए। 5,000 करोड़ का ड्रग्स अगर जब्त करने का नाटक हुआ है तो इसका मतलब 50,000 करोड़ का ड्रग्स जो है वो पहले से छूटकर पूरे देश में उसका फैलाव हो गया है। अब ये पैसा किसके पास जाता है, कौन से पार्टी के पास जाता है और उस पैसे से कौन चुनाव लड़ रहा है, ये जनता को बताने की जरूरत नहीं है, थोड़ी भी जरूरत नहीं है। एक गैंगस्टर गुजरात के साबरमती जेल में है, गुजरात एटीएस के कब्जे में है और वो व्यक्ति मुंबई में जो हत्या हो गई एक महत्वपूर्ण नेता की, बाबा सिद्दीकी जी की, उसकी हत्या की जिम्मेदारी लेता है बार बार। बाबा सिद्दीकी कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है, जनता के नेता थे। उनके जो अंत्य संस्कार, उनकी अंत्येष्टि हो गई वो पूरी शासकीय इत्माम से हो गई। हाँ, उसके शरीर पर तिरंगा लपेटा गया। उसका मतलब सरकार के लिए ये महत्वपूर्ण व्यक्ति थी। ऐसे व्यक्ति का हत्या हो गई पुलिस सुरक्षा में, उसके लिए जिम्मेदार कौन है और जिम्मेदारी कौन लेता है? तो गुजरात के एटीएस के कब्जे में जो एक गुनहगार है। जमीयत उलमाए हिंद के प्रमुख मौलाना अरशद मदनी ने दावा किया कि वक्फ संशोधन विधेयक के जरिए संपत्तियों को हड़पने की साजिश का पर्दाफाश करना जरूरी है और इस तहत के खतरों से निपटने के लिए क्या कदम उठाए जाने चाहिए। इस बात पर गहन चर्चा के लिए अगले महीने एक सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। संगठन की ओर से जारी एक बयान में मौलाना मदनी ने कहा है कि जमीयत ने 1923 से 2013 तक वक्फ संपत्तियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी कदम उठाए और हम उस प्रतिबद्धता के साथ आगे बढ़ रहे हैं। उन्होंने कहा है कि मानवता के आधार पर समानता और करुणा की भावना को बढ़ावा देने, लोकतंत्र को बनाए रखने और देश के संविधान की रक्षा के लिए 3 नवंबर 2024 को दिल्ली में जमीयत उलमाए हिंद का एक भव्य सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। मुस्लिम नेता ने दावा किया है कि वक्फ विधेयक की आड़ में वक्फ संपत्तियों को जब्त करने की साजिश का पर्दाफाश करना जरूरी है, जिसका मकसद हमें इस बहुमूल्य विरासत से वंचित करना है। मदनी ने कहा है कि 3 नवंबर के सम्मेलन में इस बात पर गहन चर्चा की जाएगी कि ऐसी गंभीर स्थितियों और खतरों से निपटने के लिए क्या कार्य योजना बनाई जानी चाहिए तथा आगे की राह के लिए एक रूपरेखा तैयार की जाएगी। जमीयत प्रमुख ने आरोप लगाया कि सांप्रदायिक मानसिकता एक विशिष्ट समुदाय को हाशिए पर धकेलने का असफल प्रयास और सुनिश्चित षड्यंत्र कर रही है। कांग्रेस नेता सुरेंद्र राजपूत ने भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा के बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि क्या बेईमानी की जीत के जो आरोप हैं उसके कारण नरेंद्र मोदी जी फ्रस्ट्रेट हो गए हैं, जो हमें अर्बन नक्सल कह रहे हैं।
क्या जेपी नड्डा साहब जो हैं मूल रूप से नरेंद्र मोदी पर हमला कर रहे हैं? ये भाजपा में नए संघर्ष की तैयारी तो नहीं? नड्डा जी हमारी तरफ एक उंगली उठाएंगे तो इधर से 3 उंगली उठेंगी। तो क्या बेईमानी की जीत के जो आरोप हैं उसके लगते हुए क्या नरेंद्र मोदी जी फ्रस्ट्रेट हो गए हैं जो हमें अर्बन नक्सल कह रहे हैं? क्या जेपी नड्डा साहब जो हैं मूल रूप से नरेंद्र मोदी के ऊपर हमला कर रहे हैं? नड्डा जी की इतनी हिम्मत हो गई, हैसियत हो गई और हौसला हो गया कि सीधे सीधे हमारा नाम लेकर के नरेंद्र मोदी जी को उल्टा सीधा कह रहे हैं। ये भारतीय जनता पार्टी में एक नए संघर्ष की तैयारी तो नहीं है। नड्डा जी एक चीज समझ लीजिए, एक उंगली आप हमारी तरफ उठाएंगे, 3 आपकी तरफ उठेंगे। आप में हिम्मत हो, हैसियत हो आपकी और आप में अगर हौसला हो तो नरेंद्र मोदी जी को कहिए, बाकी फिर अनावश्यक टीका टिप्पणी अपने आप बंद हो जाएंगी। घर का बड़ा अगर कोई टीका टिप्पणी करता है तो बाकी लोग उसका जवाब देते हैं। बाबा सिद्दीकी हत्याकांड हो, बदलापुर हो, शिवसेना शिंदे के गुट के विधायक के ऊपर गोली चलना हो, या शिवसेना उद्धव ठाकरे के गुट के कॉर्पोरेटर को ऊपर गोली मारकर उसकी हत्या कर देना हो, अगर ये अच्छा लॉ एंड ऑर्डर है तो भाई भगवान बचाए महाराष्ट्र को। शिंदे जी, एकनाथ शिंदे जी, आपने महाराष्ट्र को बिल्कुल सोमालिया बना दिया। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल और गुजरात पुलिस ने गुजरात के अंकलेश्वर में अवकार ड्रग्स लिमिटेड कंपनी की तलाशी में 518 किलो कोकीन बरामद की, जिसकी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में इसकी कीमत करीब 5,000 करोड़ रुपए बताई जा रही है। जॉइंट ऑपरेशन में इस बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। इसी कड़ी में फॉर्मर कांग्रेस लीडर अहमद पटेल की बेटी मुमताज पटेल की प्रतिक्रिया सामने आई है। सवाल पहले ये उठ रहा है कि गुजरात क्या गेटवे बन गया है ड्रग्स का, क्योंकि 2022 में भी पानोली जो अंकलेश्वर हमारे डिस्ट्रिक्ट भरूच अंकलेश्वर में आता है, वहाँ पे भी ड्रग सीज हुए थे। अभी अगस्त में दहेज में वहाँ पे भी 1300 करोड़ के ड्रग्स सीज हुए थे। अब कल आपने जो खबर सुनी, जो बड़ी खबर सुनी है, तो चक्कर क्या है, लोकसभा 2024 के चुनाव के वक्त भी जब इलेक्शन कमीशन की रिपोर्ट आई तो 30% जो ड्रग्स बरामद हुए हैं वो गुजरात से हुए हैं। तो पूछना हम ये चाह रहे हैं कि गुजरात में क्या साठगांठ है कि लगातार ड्रग्स, और ये तो सिर्फ रिपोर्टेड न्यूज है। मैं आपसे ये कहना चाह रही हूं कि ऐसे वारदात रोज छोटे छोटे हो रहे हैं, जिसकी वजह से सरकार जो है अब जागरूक होने की कोशिश कर रही है और एंटी ड्रग लॉज कंजम्पशन के लिए भी लाने की कोशिश कर रही है, और जो ये बरामद हो रहे हैं। पर जो ये नशे की बीमारी है ये पूरे समाज को खोखली करती है, और ये जो लड़ाई है ये पूरे समाज की है। इसमें है अवेयरनेस की जो बात करनी है, रिहैबिलिटेशन की बात करनी है, ये हम सबको करनी है, हम सबकी जिम्मेदारी बनती है, चाहे घर पे माँ बाप हों, स्कूल में शिक्षक हों और जो समुदाय के नेता हों। हरियाणा विधानसभा चुनाव में भाजपा ने तीसरी बार जीत हासिल की है। वहीं कांग्रेस को लगातार तीसरी बार हार का सामना करना पड़ा, जिसको लेकर कांग्रेस के नेताओं की लगातार प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। इसी कड़ी में रोहतक से सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा की प्रतिक्रिया सामने आई है। उन्होंने कहा कि जो भी नतीजे आए हैं उन्होंने सबको अचंभित कर दिया है। हम इसका गहराई से विश्लेषण कर रहे हैं। ये जो चुनाव के नतीजा है हरियाणा प्रदेश के, ये सभी को अचंभे में डालने वाले नतीजे हैं, सबको अचंभित करने वाले नतीजे हैं, अप्रत्याशित नतीजे हैं, और इसका हम गहराई से विश्लेषण कर रहे हैं। लेकिन चारों तरफ से 20 के लगभग विधानसभा क्षेत्रों से ईवीएम को लेकर भी एक इस प्रकार की बातें हमारे उम्मीदवारों द्वारा बातें आ रही हैं कि पूरी चुनाव की प्रक्रिया पर कई प्रश्न चिन्ह उठे हैं, और हमने कांग्रेस पार्टी ने चुनाव आयोग के पास पहुंचकर चुनाव की इस प्रक्रिया को लेकर जो प्रश्न उठे हैं वो हमने सबके सामने रखे हैं, चुनाव आयोग के आगे रखे हैं। उनके क्या जवाब मिलता है उसका हम इंतजार कर रहे हैं। पोस्टल बैलेट में 90 में से 76 सीटों पे कांग्रेस की बढ़त थी। सारे सर्वेज में और धरातल की जो सारी रिपोर्ट्स थी उसमें कांग्रेस की बढ़त पूरे देश को दिखाई दे रही थी हरियाणा में। लेकिन कहीं ना कहीं किस प्रकार से क्या चुनाव प्रक्रिया रही है उसको लेकर जो प्रश्न है उनका जवाब दे चुनाव आयोग। जम्मू कश्मीर विधानसभा में उपराज्यपाल की ओर से 5 विधायक मनोनीत करने के खिलाफ याचिका आज सुप्रीम कोर्ट पहुंची। इस याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई करने से मना कर दिया। सुप्रीम कोर्ट की ओर से याचिकाकर्ता को कहा गया है कि पहले हाई कोर्ट में सुनवाई के लिए याचिका दायर करें। याचिकाकर्ता रविंद्र कुमार शर्मा की तरफ से वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंह भी पेश हुए।
जस्टिस संजीव खन्ना की अध्यक्षता वाली बेंच ने कहा है कि सीधे सुप्रीम कोर्ट सुनवाई नहीं करेगा, पहले इसे हाई कोर्ट में सुना जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा है कि ये एक बुनियादी संरचना का मुद्दा है, आप इसके सहारे चुनाव से मिले जनादेश को रद्द कर सकते हैं। याचिका पर संजीव खन्ना ने कहा है कि ये हम जानते हैं, आप हाई कोर्ट में इस मामले को ले जाइए। उन्होंने ये भी कहा है कि कई मामलों में जहां हमने पहली बार में याचिकाओं पर सुनवाई की है, हम देखते हैं कि उससे कई चीजें छूट जाती हैं। लाइव लॉ के मुताबिक जस्टिस खन्ना ने कहा है कि उन्होंने ऐसा नहीं किया है। इस पर सिंघवी ने कहा है कि लेकिन उनके पास ताकत तो है, मान लीजिए कि ये 5 कर संशोधन करके 10 हो जाएंगे। सिंघवी की इस दलील पर जस्टिस ने कहा है कि हाई कोर्ट जाएं, हम इस पर स्टे लगा सकते हैं, लेकिन हम यहाँ सब कुछ तय नहीं कर सकते हैं। अभिषेक मनु सिंघवी ने दलील देते हुए कहा है कि केंद्र सरकार के नामांकन का मतलब है कि जो व्यक्ति चुनाव जीतता है उसे नकारा जा सकता है। इस पर जस्टिस खन्ना ने कहा है कि इसे हाई कोर्ट के सामने जाने दीजिए, अगर हाई कोर्ट आपको स्टे नहीं देगा तो आप यहाँ आ सकते हैं। यूपी के बहराइच में बीते रात दुर्गा प्रतिमा विसर्जन जुलूस के दौरान बवाल ने आज सुबह और हिंसक रूप ले लिया। महाराजगंज में उपद्रवियों की भीड़ आज सुबह सड़कों पर उतर आई। लाठी डंडों से लैस इस भीड़ का आतंक कुछ ऐसा था कि हालात संभालने गए पुलिस ही बैकफुट पर आ गई। हाथों में डंडे और हथियार लिए दंगाइयों की इस भीड़ ने 4 घंटे तक जो चाहा वो किया। दुकानें, अस्पताल फूंक दिए गए। इरिटेशन किसी भी समुदाय को किसी दूसरे समुदाय को इरिटेट नहीं करना चाहिए, और किसी भी समुदाय को कि दूसरे समुदाय के ऊपर पथराव नहीं करना चाहिए। कानून हाथ में नहीं लेना चाहिए। अपनी बात सरकार से कहें, अपनी बात प्रशासन से कहें, पुलिस से कहें, वो सही तरीका है। लेकिन लोग इरिटेट करते हैं। इरिटेशन जब होता है कि जब नमाज के दौरान और मस्जिद के आगे खड़े होके तेज आवाज से लाउड स्पीकर बजाए जाए, डांस करे जाए, और उनसे कोई मना भी करे तो वो नहीं मानते। बहुत सी जगह ऐसा भी हुआ है कि जब लोगों में आपस में झगड़ा हुआ, पथराव हो गया, फिर हिंदू मुसलमान हो गया। इससे हम सब कमजोर होते हैं। देश तो कमजोर होता ही है, हम सब कमजोर होते हैं। और जो भी कानून को हाथ में ले उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। यूपी के बहराइच में दुर्गा प्रतिमा विसर्जन जुलूस के दौरान बवाल हो गया। प्रतिमा विसर्जन जुलूस के दौरान गोली लगने से एक युवक की मौत हो गई। इस घटना के विरोध में हिंदूवादी संगठनों ने जिले में जगह जगह प्रतिमा विसर्जन रोककर प्रदर्शन शुरू कर दिया। इस घटना पर विपक्ष यूपी सरकार पर हमलावर है। इसी बीच कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी ने राज्य सरकार से हिंसा रोकने की अपील की है। बहराइच में दुर्गा प्रतिमा विसर्जन जुलूस के दौरान हुए बवाल को लेकर कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी ने सोशल मीडिया पर लिखा है कि बहराइच उत्तर प्रदेश में हो रही हिंसा और प्रशासन के निष्क्रिय होने की खबरें अत्यंत दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण हैं। मैं प्रदेश के मुख्यमंत्री जी एवं राज्य प्रशासन से अपील करती हूं कि त्वरित एक्शन लेते हुए जनता को विश्वास में लें और हिंसा रोकें। दोषियों पर सख्त से सख्त कार्रवाई हो। जनता से मेरी करबद्ध अपील है कि कृपया कानून अपने हाथों में न लें और शांति बनाए रखें। बहराइच में हुए इस घटना पर समाजवादी पार्टी के सांसद अवधेश प्रसाद ने कहा है कि ये बहुत ही दुखद है कि इस मौके पर सभी से निवेदन है कि सभी सौहार्द कायम करने में और आगे कोई घटना न हो तथा शांति कायम करने में अपना हर तरह से योगदान दें। ये घटना जांच का विषय है। इससे पहले बहराइच की पुलिस अधीक्षक वृंदा शुक्ला ने घटना की जानकारी देते हुए कहा था कि मैसी तहसील के अंतर्गत महाराजगंज इलाके में तनाव था। जब एक जुलूस मुस्लिम बहुल इलाका से गुजर रहा था तभी दूसरे समुदाय के एक व्यक्ति पर कथित तौर पर हमला किया गया, जिससे उसकी मौत हो गई। घटना के बाद पुलिस ने करीब 30 लोगों को हिरासत में लिया है। अशांति प्रभावित सभी क्षेत्रों में सामान्य स्थिति बहाल करने के प्रयास जारी हैं। वहीं वहां पे कई दुकानों और हॉस्पिटल को भी जला दिया गया है। यूपी की योगी सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। यूपी भाजपा लंबे समय अपने कार्यकर्ताओं पर लगे मुकदमे हटाने की मांग कर रही थी, जिसके बारे में आखिरकार गृह विभाग ने फैसला ले लिया है। अक्टूबर 2015 में एक धार्मिक पोस्टर के अपमान के बाद भड़की हिंसा में दर्ज एक मुकदमे की वापसी की प्रक्रिया शुरू हो गई है। डीजीसी दिलीप अवस्थी ने बताया कि शासन के दिशा निर्देश डीएम के पास पहुंचने के बाद कोर्ट में प्रार्थना पत्र दिया जाएगा। उम्मीद है कि डीएम से 1-2 दिन में उन्हें औपचारिक चिट्ठी मिल जाएगी। बिहार में विधानसभा चुनाव के दौरान अक्टूबर 2015 में कानपुर के दर्शनपुरवा में एक धार्मिक पोस्टर के अपमान के बाद जमकर बवाल हुआ था। दोनों तरफ से पहले समझौता हुआ, लेकिन बाद में उत्तेजक नारेबाजी और पथराव हुआ था। शाम को पुलिस और उपद्रवियों के बीच फायरिंग में 2 पुलिस वालों के पैर में गोली लगी थी। इसमें एक मुकदमे में बीजेपी से जुड़े 31
लोग नामजद हुए थे। शासन स्तर पर पैरवी के बाद विशेष सचिव मुकेश कुमार सिंह ने 8 अक्टूबर को कानपुर के डीएम को लेटर भेज मुकदमा वापस लेने की अनुमति दी थी। मुकदमे में आईपीसी की धारा 147, 148, 149, 153 ए, 188, 295 ए, 332, 353, 336, 7 CLA और 3 PPD एक्ट लगाए गए थे। बिहार एनडीए में एक बार फिर से तकरार देखने को मिली है। सीमांचल को केंद्र शासित प्रदेश बनाने को लेकर भाजपा और सीएम नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू आमने सामने है। दरअसल आज भाजपा विधायक और पार्टी के फायर ब्रांड नेता हरिभूषण ठाकुर बचौल ने केंद्र सरकार से मांग करते हुए कहा कि बिहार के मुस्लिम बहुल सीमांचल के जो इलाके हैं उसे केंद्र शासित प्रदेश बनाया जाए। बचौल ने कहा कि सीमांचल में हिंदू अल्पसंख्यक हो गए हैं, बांग्लादेशी घुसपैठियों का कब्जा हो गया है, ये अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर से सटे इलाके हैं, सावधानी बरतना जरूरी है। ये भी कहा है कि सीमांचल, दरभंगा, मधुबनी समेत कई जिलों में हिंदुओं की बहन बेटियों की सुरक्षा पर खतरा है। धर्म के नाम पर देश का विभाजन हुआ था। भारत बना हिंदू राष्ट्र, पाकिस्तान बना मुस्लिम राष्ट्र, इसलिए सीमांचल को केंद्र शासित प्रदेश बनाया जाए। सीमांचल में हिंदुओं को हर तरीके से प्रताड़ित किया जा रहा है। बीजेपी विधायक बचौल की ओर से मुस्लिम बाहुल्य सीमांचल को केंद्र शासित प्रदेश बनाने की मांग पर जेडीयू की ओर से तीखी प्रतिक्रिया दी गई है। जेडीयू के राष्ट्रीय प्रवक्ता राजीव रंजन ने कहा है कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई बिहार में मिलजुल कर रहते हैं। बिहार में सांप्रदायिक सौहार्द का वातावरण है। ऐसे बयानों का कोई औचित्य नहीं है। केंद्रीय मंत्री और लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास गुट के मुखिया चिराग पासवान की सुरक्षा में बदलाव किया गया है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने उन्हें सीआरपीएफ की Z कैटेगरी की सुरक्षा दी है। पहले चिराग की सुरक्षा में एसएसबी के कमांडो तैनात थे। दरअसल ये बदलाव आईबी की थ्रेड रिपोर्ट आने के बाद किया गया है। साथ ही आपको बता दें कि चिराग पासवान पीएम मोदी के तीसरे कार्यकाल में केंद्रीय मंत्री का जिम्मा संभाल रहे हैं। उनकी पार्टी 2014 से ही मोदी सरकार का हिस्सा है, लेकिन नरेंद्र मोदी के 2 टर्म में उन्हें कोई बड़ी जिम्मेदारी नहीं दी गई थी। खुद को मोदी का हनुमान बताने वाले चिराग पासवान लगातार अपनी पार्टी के विस्तार पर भी काम कर रहे हैं। कुछ समय पहले आईबी ने चिराग को लेकर एक थ्रेड रिपोर्ट केंद्रीय गृह मंत्रालय को सौंपी थी। उसे देखते हुए अब उनकी सुरक्षा बढ़ाने का फैसला हुआ है। चिराग पासवान वैसे तो खुद को पीएम मोदी का हनुमान बताते हैं, लेकिन पिछले 6 महीने में कई मौके ऐसे भी आए हैं जब उन्होंने सरकार के खिलाफ आवाज उठाई है। सबसे पहले उन्होंने कोर्ट में कोटा को लेकर सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर सरकार से अलग जाकर इस आदेश का विरोध किया था। इसके बाद इसी मुद्दे पर बुलाए गए भारत बंद का भी चिराग पासवान ने समर्थन किया था। सरकार की तरफ से केंद्रीय मंत्रालयों के लिए निकाली गई वैकेंसी में मेरिट के आधार पर भर्ती का भी चिराग पासवान ने विरोध किया था। हालांकि विपक्ष और अन्य संगठनों के विरोध के चलते केंद्र सरकार को ये फैसला वापस लेना पड़ा था। हिजबुल्लाह के ड्रोन ने रविवार को उसके उत्तरी ठिकानों में से एक पर हमला कर इजराइल के 4 सैनिकों को मार डाला। इजराइल की सेना ने इस बारे में जानकारी दी। हाइफा के पास बेनामीना में एक सैन्य प्रशिक्षण शिविर पर हमला किया गया। 23 सितंबर के बाद से इजरायली बेस पर सबसे घातक हमला है, जब से इजराइल ने लेबनान में हिजबुल्लाह पर अपने हमलों को तेज किया है। इस हमले में इमरजेंसी सेवाओं ने 60 से अधिक घायल होने की सूचना दी है। इसी बीच गाजा में अधिकारियों ने कहा है कि रविवार को विस्थापित लोगों के लिए आश्रय के रूप में इस्तेमाल किए जा रहे एक स्कूल पर इजरायली हमले में मारे गए लोगों की संख्या 15 हो गई है, जिसमें पूरे परिवार शामिल हैं। लेबनान के दक्षिण में इजराइल और हिजबुल्लाह बलों के बीच लड़ाई के बीच संयुक्त राष्ट्र शांति सैनिकों ने कहा है कि वो फिर से गोलीबारी की जद में है। उन्होंने कहा है कि इजरायली पीएम द्वारा सेना से क्षेत्र से हटने का आह्वान करने के बाद इजरायली सैनिकों ने 2 टैंकों के साथ संयुक्त राष्ट्र की चौकी में जबरन प्रवेश किया। इजराइल की सेना ने कहा है कि गोलीबारी के दौरान एक टैंक संयुक्त राष्ट्र की चौकी में घुस गया था। हिजबुल्लाह ने देर रात कहा कि उसने हाइफा के प्रमुख शहर से लगभग 30 किलोमीटर दक्षिण में बिन्यामिना शिविर पर हमलावर ड्रोन लॉन्च किए। उनका ये हमला इजरायली हमलों के जवाब में किया गया था, जिसमें गुरुवार को हवाई हमले भी शामिल थे। इसके बारे में लेबनान के स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि मध्य बेरूत में कम से कम 22 लोग मारे गए। एक बयान में हिजबुल्लाह ने इजराइल को चेतावनी दी है कि आज दक्षिणी हाइफा में जो कुछ भी उसने देखा वो उसके सामने कुछ भी नहीं है। अगर वो हमारे महान और प्यारे लोगों के खिलाफ अपनी आक्रामकता जारी रखने का फैसला करता है तो उसका बुरा हाल होगा। हिंदी समाचार बस यहीं समाप्त होता है। मुझे दें इजाजत। बाकी खबरों के लिए बने रहें सियासत टीवी के साथ।